नहीं, करणी सेना कौन है, कौन पूछता है करणी सेना को? भाई बताओ मुझे तुम, क्यों कौन होते माफ़ी मंगवाने वाले करणी सेना के लोग? हमारी बहन बेटियों का रोज़ बलात्कार हुआ, इसी देश के अंदर दलितों को क्या नाम है, गले में हांडी लटका दी गई, पीछे झाड़ू बांध दिया गया। हमने तो आज तक नहीं कहा चलो ठीक है एक समय था आप लोगों ने किया, आज करोगे तो आज विरोध करेंगे। बताइए, इसी देश के अंदर शूद्र महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, नगरी ने अपना स्तन काट कर दे दिया था स्तन टैक्स के चक्कर में। तो हमने तो कभी नहीं कहा कि आप माफ़ी मांगिए, लेकिन अगर उन्होंने ये कहा, और मैं तो कह रहा हूँ कि आप अकबरनामा को बाबरनामा को पढ़िए ना, क्यों नहीं पढ़ते हो आप? पढ़िए, या तो जो 500 साल पहले बाबरनामा लिखा है वो पब्लिक डोमेन में है ना भाई, जो चीज़ पब्लिक डोमेन में है आप उससे भाग क्यों रहे हो? और फिर कह रहे हो माफ़ी मांगो, क्यों माफ़ी मांगेंगे भाई? वो तो बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए रामजी लाल सुमन को। 74 वर्ष का रामजी लाल सुमन की गैर मौजूदगी में अगर करणी सेना उनके आवास पे जाकर के और तोड़ फोड़ कर देती है, कुर्सियां तोड़ देती है, गाड़ियों के शीशे तोड़ देती है, और वो भी पुलिस की सह पर, और वो भी उस दिन के जिस दिन बाबा आदित्यनाथ योगी आगरा में हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप समझ लीजिए कि बाबा आदित्यनाथ के इशारे पर ठाकुर जाति की करणी सेना ने ठाकुर जाति के मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशन में और ठाकुर जाति के एसपी और डीएसपी के देख रेख में एक दलित समाज के सांसद के घर पर पुलिस के एक तरीके से चुप्पी के साथ और तोड़फोड़ कर दी। लेकिन जब 74 वर्षीय रामजी लाल सुमन वहाँ पहुँचे और उन्होंने ये बात कही कि अब मैं आ गया हूँ, जिसको हमला करना है वो आ जाओ, जिसको जो गोली और बम और धमाके और लाठियाँ चलानी है वो आ जाओ, तो उसके बाद एक भी वहाँ नहीं गया। तो पहले तो मैं इस बहादुरी के लिए रामजी लाल सुमन का धन्यवाद करता हूँ, इस बेबाकी के लिए धन्यवाद करता हूँ। जो बयान उन्होंने दिया मैं उससे कितना इत्तेफाक रखता हूँ वो बता देता हूँ। देखिए, मैं मानता हूँ कि इस पे बोलना चाहिए था तो जया बच्चन को बोलना चाहिए था सदन में, इस पर बोलना चाहिए था तो फिर उन और लोगों को बोलना चाहिए था, राम गोपाल वर्मा को बोलना चाहिए था, अखिलेश यादव को बोलना चाहिए था, विधानसभा में बोलना चाहिए था तो फिर उनके जो नेता प्रतिपक्ष हैं पांडे जी उनको बोलना चाहिए था। लेकिन रामजी लाल सुमन क्यों बोले मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ अभी तक। दूसरा, अगर मैं मुंबई में अबू आजमी का जिक्र करता हूँ तो अबू आजमी इस पूरे प्रकरण में क्यों फंसे मैं वो भी नहीं समझ पा रहा हूँ। एक मुसलमान औरंगजेब की तारीफ़ कर रहा है और एक दलित राणा सांगा को गद्दार कह रहा है, तो ये कह क्यों रहे हैं? मुसलमानों के पास में अपने बहुत सारे मुद्दे हैं, राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करानी है, दूसरी तरफ जो है मुसलमानों की उनके बेहतर शिक्षा, बेरोजगारी है, भुखमरी है, गरीबी है और उसके लिए उनको लड़ना है। दूसरी तरफ दलितों के पास में अपने बहुत सारे मुद्दे हैं। तो जिन दलित और मुसलमानों के पास में अपने बहुत सारे मुद्दे हैं, वो दलित और मुसलमान रामजी लाल सुमन और अबू आजमी हिंदू मुसलमान की पिच पर बैटिंग आखिरकार कर क्यों रहे हैं? तो मेरा तो ये कहीं ना कहीं कहना है कि बीजेपी की पिच पर जाकर के, आरएसएस की पिच पर जाकर के अबू आजमी और रामजी लाल सुमन दोनों बैटिंग कर रहे हैं, और ये दलितों के लिए और मुसलमानों के लिए हमेशा खतरनाक था, हमेशा खतरनाक है और हमेशा खतरनाक रहेगा। क्योंकि इस इतिहास में जब 500 वर्ष पूर्व जाएंगे आप तो इस सबको पता है, अगर इस देश के क्षत्रिय इतने ही बहादुर होते तो 666 वर्ष यहाँ मुग़ल राज नहीं करते, ये सच्चाई है। लेकिन मुग़ल इसलिए राज करे क्योंकि मुग़लों के साथ उनकी रिश्तेदारी थी। अनेकों मुग़ल राजा ऐसे थे जिनको राजपूत राजाओं ने अपनी बहन और बेटियां दे रखी थी, उनके घरों में उनका आना जाना था, उनके दरबारों में दरबारी थे। आप देखिए कि अगर मुस्लिम शासक हुआ करता था, मुग़ल शासक हुआ करता था, उसका सेनापति हिंदू था, ठाकुर था, क्षत्रिय था। तो क्या था आप समझिए, आप जब इतिहास को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कितने मुग़लों ने जब युद्ध लड़ा तो उनके साथ में हिंदुओं ने युद्ध लड़ा, हिंदुओं के खिलाफ युद्ध लड़ा, और कितने मुसलमान ऐसे थे जब हिंदुओं ने युद्ध लड़ा तो उनके साथ मुसलमानों ने युद्ध लड़ा, और वो भी मुग़लों के खिलाफ। तो सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए, वो जो 666 साल का काल है वो हिंदू मुसलमान का काल नहीं है, वो राजाओं की आपसी लड़ाई थी। और उस समय भारत की कोई सीमा नहीं थी, कहाँ से कहाँ तक भारत है ऐसी कोई सीमा नहीं थी, कहाँ से कहाँ तक सीमा है कोई सीमा नहीं थी। हर आदमी अपने अपने राज में अपने अपने राज का राजा था। वहाँ उस राजपाट को बचाने के लिए विदेशी ताकतों से हाथ मिलाता था, कभी दिल्ली की गद्दी को ध्यान में रखे, कभी आगरे की गद्दी को ध्यान में रखे, कभी किसी दूसरे की गद्दी को ध्यान में रखे। तो वो एक काल था 666 साल का, उस काल में आप घुसोगे तो पता चल जाएगा कौन कितना बहादुर था। लेकिन फिर मैं लौट करके आ रहा हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का 25 नवंबर 1949 का भाषण है सदन में, जो सबसे लंबा भाषण है। बाबा साहब ने उसमें शंका जताई थी, और उस भाषण को जाकर के पढ़ें, तमाम अम्बेडकरवादी, तमाम मुसलमान पढ़ें, क्योंकि आज रामजी लाल सुमन और दूसरी तरफ अबू आजमी जो बैटिंग कर रहे हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस भाषण के खिलाफ कर रहे हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि काश
क्या ये देश इस लोकतंत्र को बचा पाएगा? क्या जाति व्यवस्था में नहीं उलझेगा? क्या राजा राजे रजवाड़ों को याद करके नहीं उलझेगा? तो आज उन्हीं में हम उलझ रहे हैं जो शंका बाबा साहब ने जताई थी। तो ये इसमें उलझ रहे हैं ना कोई उलझा रहा है? मैं तो यही कहूँगा कि इतना समझदार आदमी रामजीलाल सुमन साहब 74 साल के हैं, और वो अगर ये कहते हैं कि नहीं राणा सांगा गद्दार था, तो मैं मान भी सकता हूँ गद्दार था। उसने अकबर को बुलाया और अकबर ने अखबारनामा में भी इसका जिक्र किया कि मुझे राणा सांगा ने इनवाइट किया, तो ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन इस बात को कहने की उनको ज़रूरत क्या थी? मैंने कहा ना बहुत सारे लोग कह सकते हैं, तो तुम क्यों कह रहे हो भाई? तुम्हारे पास में अपने मुद्दे हैं, तुम्हारे पास में अपनी समस्याएं हैं। अबू आजमी को क्या ज़रूरत थी औरंगजेब को महान या कुछ बताने की? ठीक है, ये तो हमें ही पता है औरंगजेब महान था, ये तो मैं भी कह सकता हूँ। औरंगजेब ने कुछ मंदिर तुड़वाए तो कुछ के लिए उसने चंदा भी दिया, 10-15 मंदिर बनवाए भी उसने चंदा भी दिया। अगर मैं आपको एक मोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, अगर सिग्नेचर ब्रिज से भजनपुरा वाला रोड बन रहा है दिल्ली में, वहाँ 50-100 साल पुराना हनुमान का प्राचीन मंदिर था, तो किसने तोड़ा वो हनुमान मंदिर? दिल्ली गवर्नमेंट ने तोड़ा। क्यों? क्योंकि वहाँ से फ्लाईओवर बनाना है। दूसरी तरफ मजार भी थी तो वो भी तोड़ दी। क्यों? क्योंकि लोगों की सुख सुविधाओं के लिए कई बार हमें भगवान से हाथ जोड़ करके भी कहना पड़ता है कि भगवान रास्ता दो, लोगों को निकलना है। तो मंदिर या मस्जिद किस तेवर में किस लिए तोड़े गए ये ज़रूरी है। द्वेष के कारण तोड़े गए या इसलिए तोड़े गए कि वो आम आदमी के लिए तोड़ना, उनके लिए रास्ते से हटाना ज़रूरी था। क्या सपा भी हिंदू मुस्लिम चाहती है? नहीं, सपा तो हिंदू मुस्लिम नहीं चाहती है, नहीं चाहती मुझे नहीं पता। अखिलेश यादव, देखिए मैं रामजीलाल सुमन का जहाँ तक जिक्र है तो रामजीलाल सुमन साहब के बारे में मैं व्यक्तिगत भी मिला हूँ, उनसे बड़े भले आदमी हैं और बुद्धिस्ट आदमी। उन्होंने इसी में कोटेशन और भी एक बात और भी कही है कि मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढना बंद करो। अगर मंदिर ढूंढोगे तो फिर थोड़ी सी खुदाई और कर लेना, बौद्ध विहार भी मिलेंगे। तो ये भी उनका इसी स्टेटमेंट का एक हिस्सा है, बयान है जो बाद में 2-3 दिन के बाद उन्होंने मीडिया में दिया है। तो रामजीलाल सुमन साहब जो कह रहे हैं, अबू आजमी साहब जो कह रहे हैं, मेरा दोनों से हाथ जोड़ करके अपील है, आपके पास में अपने मुद्दे हैं, आपके अपने बच्चों का, आपके अपने समाज का बेहतर भविष्य कैसे होगा, आप इस पर डिस्कस करिए, इस पर चर्चा कीजिए। इस पर चर्चा करोगे तो निसंकोच रूप से आपका समाज मजबूत होगा, और जब समाज मजबूत होता है तो नेता मजबूत होता है। अगर आज मोदी जी मजबूत है, अमित शाह मजबूत है, बीजेपी मजबूत है, तो इसलिए मजबूत है क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति मजबूत है, और हिंदुत्व की राजनीति की पिच पर खेलने वाले लोग मजबूत हैं। माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए। क्या जरूरत है माफी मांगने? नहीं, करनी सेना कौन है? कौन पूछता नहीं करनी सेना को? भाई बताओ मुझे तुम, क्यों कौन होते माफी मंगवाने वाले करनी सेना के लोग? हमारी बहन बेटियों का रोज बलात्कार हुआ, इसी देश के अंदर दलितों को क्या नाम है गले में हांडी लटका दी गई, पीछे झाड़ू बांध दिया गया। हमने तो आज तक नहीं कहा चलो ठीक है एक समय था आप लोगों ने किया, आज करोगे तो आज विरोध करेंगे। बताइए, इसी देश के अंदर शूद्र महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, नगरी ने अपना स्तन काट कर दे दिया था स्तन टैक्स के चक्कर में। तो हमने तो कभी नहीं कहा कि आप माफ़ी मांगिए, लेकिन अगर उन्होंने ये कहा, और मैं तो कह रहा हूँ कि आप अकबरनामा को बाबरनामा को पढ़िए ना। क्यों नहीं पढ़ते हो आप? पढ़िए। या तो जो 500 साल पहले बाबरनामा लिखा है वो पब्लिक डोमेन में है ना भाई, जो चीज़ पब्लिक डोमेन में है आप उससे भाग क्यों रहे हो? और फिर कह रहे हो माफ़ी मांगो। क्यों माफ़ी मांगेंगे भाई? वो तो बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए रामजीलाल सुमन को। सुरक्षा बढ़ा दी गई है उनकी? नहीं, बिल्कुल सुरक्षा बढ़ाने, देखिए जान को खतरा वतरा क्या है ये देखिए। कुछ लोग, सारा ठाकुर समाज विरोध नहीं कर रहा है, करनी सेना के कुछ एक पदाधिकारी विरोध कर रहे हैं। मेरे करनी सेना के बड़े अच्छे मित्र हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है। उन्होंने भी कहा है कि भाई साहब पता है राणा सांगा बड़े बहादुर थे, लेकिन ये भी सच्चाई है कि उस समय जो लड़ाई हुआ करती थी वो राजपाट की लड़ाई थी, ये हिंदू मुसलमानों की लड़ाई तो थी नहीं। ये तो अच्छा, मैं तो एक मजे की बात और कह रहा हूँ लोगों से, सत्ता की लड़ाई थी ना, सत्ता की लड़ाई थी। अब मैं तो एक मजे की बात और कह रहा हूँ। आप मुझे बताइए, इस देश में से हजारों लाखों हजार करोड़ रुपए लूट करके अंग्रेज ले गए, अंग्रेजों पर कोई जिक्र नहीं है, अंग्रेजों पर कोई वार्तालाप नहीं है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। अंग्रेजों के साथ आप मिलकर के टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, अंग्रेजों के साथ मिलकर के आप ओलंपिक खेल रहे हो, अंग्रेजों के साथ मिलकर के आप क्या नाम इंग्लैंड जा रहे हो तो बगल में हाथ डाल करके घूम रहे हो, चाय पी रहे हो एलिजाबेथ के साथ में। वहाँ कोई नहीं है जिन अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया, जिन्होंने आपकी बहन बेटियों के साथ शोषण अत्याचार किया, जिन्होंने आपके ऊपर क्या नाम शोषण अत्याचार है, उन अंग्रेजों पर कोई जिक्र नहीं है। उन अंग्रेजों के बनाए हुए स्कूलों में इन नेताओं के बच्चे पढ़ रहे हैं। आप देख लीजिए दिल्ली एनसीआर में जितने अच्छे स्कूल हैं सारे कॉन्वेंट स्कूल किसके हैं? लेकिन सुन लीजिए, सुनिए, आप लोग सम्मान कर रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ फिर आपकी बात का जवाब दूंगा। तो आप पहले आप समझिए, तो उनका जिक्र नहीं है, लेकिन क्योंकि उनका जिक्र करेंगे तो अंग्रेजियाँ हैं नहीं, अंग्रेजों पर इनकी रोटियाँ सिकती नहीं है, लेकिन हिंदू मुसलमान करेंगे तो फिर इनकी रोटियाँ सिकती हैं, इनकी राजनीति मजबूत होती है। तो बीजेपी की जो राजनीति खड़ी है वर्तमान समय में, वो राजनीति हिंदू मुसलमान की पिच पर बैटिंग करते हुए मजबूत हुई है, और जो उस पिच पर जाकर के बैटिंग करेगा वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए